Hello students, let us start lecture number 3.2 part 3. प्रीवियस लेक्चर नंबर 3.2 पार्ट 1 में हमने ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करवाए। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5th to 16th सॉल्व करवाए एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.2 के। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 17th ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहले हम लोगों को एलपीपी फॉर्मुलेट करनी है, उसके बाद सॉल्व करनी है टेबुलर फॉर्म में। इस बार टेबुलर फॉर्म में डेटा आपके पास गिवन है, यहाँ पे मैक्सिमम डेटा टेबुलर फॉर्म में गिवन है। पेडेस्ट्रल लैंप है, वुडन शेड है, मशीन टाइम 1.5 आवर्स 3 आवर्स, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्राफ्ट्समैन टाइम 3 आवर्स 1 आवर्स। प्रॉफिट पेडेस्ट्रल लैंप पे 30 रुपीज और वुडन शेड पे 20 रुपीज। इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। मींस यहां पे आपके पास जो मशीन टाइम है वो नॉट मोर देन 42 आवर्स अवेलेबल है, मींस एटमोस्ट 42 आवर्स अवेलेबल है। तो एटमोस्ट के केस में लेस देन लग जाता है। वैसे भी आप कॉन्सेप्ट से भी समझने के लिए कोशिश करिए, लैंग्वेज से इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है कि एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू और एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन रहे तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स फॉर क्राफ्ट्समैन टाइम। यहां पे इसके पास क्राफ्ट्समैन के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। एज्यूमिंग दैट ऑल आइटम मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, तो कितने मैन्युफैक्चर किए? तो लेट एक्स आइटम हम लोगों ने पेडेस्ट्रल लैंप और वाई आइटम हमने वुडन शेड की मैन्युफैक्चर की। हाउ शुड द मैन्युफैक्चर शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। एक यूनिट में 30 रुपीज प्रॉफिट है तो x यूनिट में 30x, एक यूनिट में 20 रुपीज प्रॉफिट है वुडन शेड का तो y यूनिट में 20y। तो ये तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब एक यूनिट बनाने में 1.5 आवर्स लगते हैं पेडेस्ट्रल लैंप की और मशीन टाइम के लिए, और 3 आवर्स लगते हैं वुडन शेड के। हमें x और y बनाने, तो टोटल जो आपके पास टाइम होगा वो कितना होगा? 1.5x प्लस 3y, और जो एटमोस्ट टाइम अवेलेबल है वो 42 आवर्स है। दैट मीन्स दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 42। और इसी तरह से 3x प्लस y, बहुत डिटेल में बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। विद x और y आपके पास नंबर ऑफ आइटम है, तो ये नंबर ऑफ आइटम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया कंस्ट्रेंट विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये एलपीपी आपकी फॉर्मुलेट हो चुकी है। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास बाउंडेड फिजिबल रीजन है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। तो उस केस में 3 स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता है। और अगर आपके पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो उस केस में ये 3 स्टेप तो सेम रहते हैं, ये 3 स्टेप सेम रहते हैं। हम लोगों के पास जो वैल्यू आती है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, उसको हमें चेक करना होता है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। उसके लिए एक स्टेप हमारे पास बढ़ जाता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोबारा से क्वेश्चन आएंगे तो दोबारा से बता देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टेप नंबर 1 में, जैसे पहले बताया था कि स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं? रीजन ड्रॉ करते हैं। स्टेप नंबर 2 में पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, और स्टेप नंबर 3 में वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे हो जाए स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा? आपके पास ये जो कंस्ट्रेंट है इन्हें इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, उससे ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो x अपॉन 42 अपॉन 1.5 मीन्स 15 2 जा 30 एंड देन 12 20 120 एंड 15 8 जा 120 प्लस y अपॉन 8 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1। इसको ड्रॉ करेंगे x अपॉन 8 प्लस y अपॉन, एक क्वेश्चन करा देते हैं डिटेल में, फिर बाद में शॉर्ट में करा देंगे। y अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। और अब हम लोग रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। लैंग्वेज आप खुद ही लिखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में देख लेंगे लैंग्वेज हमने क्या लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज आप लिखेंगे। एक एक लाइन लिखनी होती है। तो ये हमारे पास आ गया x एक्सिस y एक्सिस, और 28 है 24 है, तो 4 4 के ले लेते हैं यहां पे।
देखिए इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे तो सिंपल लाइन ड्रॉ करी, एक ये लाइन और एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आ गई, ये आ गई। अब लेस देन इक्वल टू का केस है, लेस देन इक्वल टू 32 मीन्स इसके बिलो और इसके भी बिलो। तो आप अगर इसे और इसके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो कहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मींस ऊपर इस साइड होगा। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, कि अब हमें क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला है। मींस इसको अगर हम पॉइंट दे दें तो ये अगर O है, ये A है, ये B है, तो ये C हो जाएगा। तो ओ ए और सी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट हम निकाल देते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 का इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 84, कैंसिल, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 0, 660, तो y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12, तो x, तो y इज इक्वल टू 12 इसमें रख देते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 36, 6, 1.5 x इज इक्वल टू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1.5 मीन्स 6 अपॉन 1.5 दैट इज 4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट इस पॉइंट B के आ गए 4,12। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो OA BC is bounded feasible region, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है और इसके पॉइंट्स लिख दीजिए, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ही इसी के पॉइंट सारे लिख देते हैं। तो O तो हो गया हमारे पास 0 0, यहां से ZO हो गया हमारे पास Z, देखिए Z क्या है, Z है हमारे पास 30x प्लस 20y, ये मैक्सिमम Z यहां लिख लेते हैं 30x प्लस 20y। तो क्या हो जाएगा, Z0 तो 0 हो जाएगा। A पॉइंट है हमारे पास 8,0, तो ZA हो गया 240, यहाँ पे 8 रख दिया। B पॉइंट है हमारे पास 4,12, तो ZB कितना हो गया 4,12 मीन्स 120 प्लस 12 240 मीन्स 360, तो 360 ये हो गया। और C पॉइंट है हमारे पास 0,8, तो ZC आ गया 8 टू जस्ट 16, 160। तो मैक्सिमाइज करना है, तो दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z एंड दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, वो आप हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसमें से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं, एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, बैगेज अलाउड फॉर अ फर्स्ट क्लास टिकट इज 30 kg एंड फॉर इकोनॉमिक क्लास टिकट इज 20। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैगेज इज इतने kg, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट मींस सारी चीजें आपके पास टिकट राउंडिंग है, फर्स्ट क्लास है और इकोनॉमिक क्लास है। 200 पैसेंजर है, तो पैसेंजर टोटल हम लोगों ने यहां पे लिख दिए। ये हमारे पास बैगेज अलाउड फॉर फर्स्ट क्लास टिकट इज 30 kg, यहां पे बैगेज लिख लेते हैं। बैगेज हमारे पास 30 kg तो फर्स्ट क्लास के लिए है और इकोनॉमिक क्लास के लिए 20 kg। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर बैगेज इज 4,500, यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो इतने kg है। ये टोटल कंबाइंड डेटा है, ये इंडिविजुअल डेटा है। देखिए इसी तरह से आपको टेबल ड्रॉ बनानी है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट, यहाँ पे प्रॉफिट की डिटेल दे दी। प्रॉफिट है आपके पास 500 रुपीज और इकोनॉमी में है ₹300। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड, तो कितनी टिकट है आपके पास ये बतानी। तो टोटल 200 पैसेंजर है, हमने एज्यूम कर लिया कि x हम फर्स्ट क्लास टिकट ले लेते हैं और y हम इकोनॉमिक क्लास ले लेते हैं। तो अब आई थिंक आप लोगों को विजुलाइज हो गया होगा। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 500x प्लस 300y सब्जेक्ट टू x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200, 30x plus 20y is less than equal to 4,500 with non-negative restriction xy greater than equal to 0। तो ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये स्टेप 1 में x अपॉन 200 प्लस y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन ये 0 0 0 1 तो कैंसिल कर दीजिए, तो 3x अपॉन 150 and y upon 2 7 275 less is equal to
इज इक्वल टू 1। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। 200 है, 200 है, 150 है, 275 है, तो आप 50 का भी हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग रीजन देख लेंगे कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे, और स्टेप 3 में हम लोग z की मैक्सिमम वैल्यू जो निकालनी है वो निकाल लेंगे। अगर बाउंडेड होगा तब तो सिंपल आ जाएगी, और अनबाउंडेड होगा तो स्टेप 3 से एक आगे स्टेप और बढ़ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको अब। ये भी बहुत सिंपल था। आपके पास रीजन हम लोगों ने ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये ड्रॉ कर ली, और कंस्ट्रेंट देखा हमने क्या है, और उसके हिसाब से हमने रीजन देखिए बहुत बार बता चुके हैं। रीजन आपके पास ये आ चुका है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है ओ ए बी सी से, तो कॉर्नर पॉइंट है ओ ए बी सी निकाल दिया, और उसके बाद जेड की वैल्यू निकाल दी। तो आपके पास मैक्सिमाइज हम लोगों को करना है, तो मैक्सिमम z जो है वो है 75,000 व्हेन x इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। मींस सिर्फ आप लोग हम वो क्या करेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास टिकट लेंगे, इकोनॉमिक क्लास लेंगे ही नहीं। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कारपेंटर हैज 90, 80 एंड 50 रनिंग फिट रिस्पेक्टिवली ऑफ teak wood, plywood and rosewood। थ्री टाइप के वुड है विच इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। दो प्रोडक्ट बनाने। अब पहले हम लोग लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ए है हमारे पास जो हम लोगों को बनाना है, और प्रोडक्ट बी है, और हमारे पास वुड है आइटम्स हमारे पास हैं। तो ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 2 1 एंड 1 रनिंग फिट, एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 1 to 1 रनिंग फिट ऑफ टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड। तो प्रोडक्ट ए में 2 1 एंड 1 1 एंड 1 रनिंग फिट वुड लगता है, ये जो टीक वुड, प्लाईवुड और रोजवुड है। और प्रोडक्ट बी बनाने में 1 to 1 रनिंग फिट लग रहा है। इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड, अब इसका सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सेलिंग प्राइस फॉर ₹48 पर यूनिट, इसका तो 48 रुपीज पर यूनिट में सेल किया, एंड प्रोडक्ट बी इज सोल्ड फॉर ₹40, इसे 40 रुपीज में। हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी शुड बी प्रोड्यूस। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि लेट एक्स यूनिट हम प्रोडक्ट ए की बनाते हैं, वाई यूनिट हम प्रोडक्ट बी की बनाते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो हमारे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस से आ जाएगा, हमें मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 48 है, x यूनिट का 48x, इसी तरह से y यूनिट का ऑफ प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40y। इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। और अभी क्या कहता है, और शुरू में जो हम लोगों के पास डेटा गिवन था कि कारपेंटर हैज 90, 80 एंड 50 रनिंग फिट रिस्पेक्टिवली। तो 90 रनिंग फिट तो उसके पास टीक वुड है, प्लाईवुड है उसके पास 80 फिट, और 50 फिट है उसके पास रोज वुड। तो आपके पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन या सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लेस देन इक्वल टू 90, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50, और विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास LPP फॉर्मुलेट हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है इस LPP को सॉल्व करना। तो एलपीपी को सॉल्व करना हम बहुत क्वेश्चंस में बता चुके हैं, आपको बहुत डिटेल में बताया। स्टेप नंबर 1, आपके पास ये जो कंस्ट्रेंट है इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके लाइन ड्रॉ करिए, और फिर देखते हैं इस कंस्ट्रेंट को कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है। वो हमारे पास रीजन आ जाएगा, वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड होगा तो 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, अनबाउंडेड है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 3 कंस्ट्रेंट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें 2 ही कंस्ट्रेंट तो कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3 लाइन हमारे पास ड्रॉ होंगी, और रीजन उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डिसाइड होगा।
अभी तक हमारे पास दो कंस्ट्रेंट वाला था, तो हमारे पास यहाँ से रीजन, अगर सिर्फ दो ही कंस्ट्रेंट होते तब तो ये बहुत सिंपल था कि आपके पास रीजन ये आ गया था लेस देन के केस में। ओके, पर अभी हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रेंट और है, उसको अभी हम और ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो है 50। तो ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, और ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी ये वाली, और दिस इज द लाइन, इसे लिख भी लेते हैं, दिस इज द लाइन x प्लस वाई, एक्स यहां लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो तीन लाइन हमारे पास आ गई, एक ये और एक ये। अब क्या करना है, अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मींस ये वाले, ये इंटरसेक्शन और निकाल देते हैं। सारे लेस देन का केस है, तो लेस देन के केस में अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन कौन सा है, रीजन आपके पास ये वाला है। ओके, ये रीजन है आपके पास। तो फिजिबल, तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में तो रीजन ड्रॉ कर लिया, स्टेप नंबर 2 में हमें ये पता चल गया कि रीजन फिजिबल बाउंडेड है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन इज, बाउंडेड फिजिबल रीजन इज कौन कौन सा है, इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ओ ए, ये बी, ये सी और ये डी, ओ ए बी सी डी। और स्टेप नंबर 3 में कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू निकाल देंगे। तो O तो हमारे पास 0 0 है, A हमारे पास 45,0 है, B हमें मालूम नहीं है, अभी निकालते हैं, C हमें नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा, D हमारे पास है 0,40, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, ZO, ZA, ZB, ZC और ZD। अब हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू Z की ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी और सी पॉइंट जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी पॉइंट तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट तो है इस लाइन का और इस लाइन का। तो ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। जरा ध्यान से करिएगा, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 10। और यहां से C पॉइंट है इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का, मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का। तो दिस इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 20। तो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, B पॉइंट तो हो गए 40,10 और C के कोऑर्डिनेट हो गए 30,20। तो अब हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो था z इज इक्वल टू 48x प्लस 40y। इसे यहाँ लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 48x प्लस 40y, और अब आप इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो ZO हो जाएगा 0। तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू दिस 2320 व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। 2 फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। कॉस्टिंग, मतलब इसकी कॉस्ट दी है, तो मीन्स हम लोगों को फूड F1 F2 के सराउंडिंग हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और क्या कहता है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे आपके पास है विटामिन ए और यहाँ पे आपके पास है मिनरल्स। ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट। इस बार 80 यूनिट एटलीस्ट का केस है, जरा ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट का केस नहीं है। 80 यूनिट एटलीस्ट चाहिए उसको डाइट में। तो 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल। तो ये आपके पास जो कंस्ट्रेंट में यूज होती है वो इंफॉर्मेशन आ गई। 2 फूड F1 F2 आर अवेलेबल। कॉस्टिंग इसकी यहाँ पे कॉस्टिंग आ गई ₹5 एंड ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल, whereas 1 unit of F2 contain 3 unit of vitamin A and 6 unit of mineral. Formulate this as a linear programming problem. Find the minimum cost of diet. Diet की minimum cost निकालनी हमें। Consist of the mixture of these two food, जो कि इन दोनों के मिक्सचर से बना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमने फूड जो डाइट बनाई उसमें X यूनिट तो हमने F1 फूड लिया और Y यूनिट हमने F2 फूड लिया। तो हमें मिनिमाइज करना है, देखिए हमें मिनिमाइज करना है। 2 फूड एंड ऑल्सो मीट मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम z क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 6y।
और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। देखिए एटलीस्ट का केस है, ध्यान रखिएगा मिनिमम उसको 80 यूनिट लाना ही लाना है। मींस 4x प्लस 3y जो उसका विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है वो टोटल रिक्वायरमेंट हो गई उसके पास 4x प्लस 3y, बट ये एटलीस्ट 80 होना चाहिए। मींस दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसी तरह से 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी LPP फॉर्मुलेट हो गई है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है, तो थोड़ा सा जब रीजन फाइंड करेंगे ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गया, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो स्टेप 1 कई बार हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इजी हैं छोड़ देते हैं, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को प्रैक्टिस से ही पता चलती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में दिखने में तो ये बहुत इजी लग रहा था, पर यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इस कैलकुलेशन को हम ईजी कर सकते हैं। जैसे अब जब हमने 80 से डिवाइड किया, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आए तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे 80/3 100/3 50/3 है, तो इस 20 को भी 60/3 में कन्वर्ट कर ले। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हमारा ये हुआ कि अब हम लोग यहाँ पे अगर 20 40 60 80 100 मीन्स 20/3 40/3 60/3 80/3 और 100/3 ये हम लोगों ने यूनिट ले ली। इसी तरह से यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज इसे हम लोग फ्रैक्शन में निकालते, वैल्यूज पॉइंट में निकालते, उसके बाद यहाँ पे बहुत मतलब माइन्यूटली चेक करना पड़ता हमें। तो 40 60 80/3 और 100/3। तो अब ये आ गया x/60/3। तो 60/3 तो आपके पास हो जाएगा ये वाला 60/3 और 80/3 दिस। तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास ये वाली, और इस लाइन को लिखेंगे हम वही लिखेंगे हम 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। बस ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से x/100/3 100/3 आपके पास ये आ गया, 50/3 आपके पास 40 60 है 60/3 है, 50/3 इसके मिड में होगा, और ये आपके पास देखिए कितनी इजीली जो है बिना किसी कैलकुलेशन के हमारे पास हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। बस इतना सा करना होता है। तो एटलीस्ट आप वीडियो पूरी देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रीजन कौन सा हो जाएगा, और रीजन हमारे पास हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस है, तो रीजन हमारे पास ये वाला हो जाएगा। मींस हमारे पास स्टेप 2 में जो आया है वो आया है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो एक स्टेप और बढ़ जाता है इस केस में। और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कौन सा है, ये सपोज x, ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट Y। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है x A B C Y। तो ABC के कोऑर्डिनेट निकालने। स्टेप नंबर 3 में A के कोऑर्डिनेट आपको पता है, A के कोऑर्डिनेट है 100/3 0। B के कोऑर्डिनेट आपको निकालने, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल जाएंगे, और C के कोऑर्डिनेट आपको पता है 80/3। तो B के कोऑर्डिनेट निकालिए और Z की वैल्यू निकालिए। अनबाउंडेड है, एक स्टेप बढ़ेगा, उसे बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना करते हैं। तो देखिए यहां तक तो सिंपल था। आपने बी के कोऑर्डिनेट हम लोगों के निकल गए, जेड ए जेड बी जेड सी फाइंड हो गया। स्मॉलेस्ट वैल्यू, अनबाउंडेड रीजन है तो इसलिए आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, तो वो आ गई हमारे पास ये वाली। तो z इज इक्वल टू 124 एट बी। अब हमें चेक करना है कि ये जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसमें राइट वाली जो टर्म 5x प्लस 6y 124 लेते हैं, z की वैल्यू से लेस देन स्मॉलेस्ट को मिनिमम चेक करना है, लेस देन का साइन, ये वाला रीजन ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि इस रीजन में, और जो फिजिबल रीजन आपने फाइंड आउट किया, जैसे ये शेडेड रीजन से आपने
ड्रॉ किया है, इस रीजन में कोई पॉइंट कॉमन तो नहीं है, तो अब आपके पास सिर्फ एक टारगेट बचता है, इस रीजन को ड्रॉ करना। तो मींस एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लेस देन का साइन है तो उसके नीचे का पार्ट होगा, बस सिर्फ ये देखना है। तो थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, दिखने में सिंपल है बट चूंकि पॉइंट्स आ चुके हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए चेंज कर लिया। अब ये 62/3 की फॉर्म तो यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हम लोगों ने यूनिट्स ली हुई है, बट ये 24.8 है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए 24.8 एक्स एक्सिस में कहाँ पे लाई करेगा। 60/3 का मतलब तो है 20 और 80/3 का मतलब है 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मीन्स 20 और 60 और 80 के बीच में, मीन्स 24.8 यहाँ कहीं पे होगा। 24.8 मीन्स 120, इसे 124/5 कर देते हैं, 124/5 यहाँ कहीं लाई करेगा। और 62/3 तो आपको पता ही है, देखिए ये 60 और ये 62/3 ये यहाँ कहीं होगा। अब इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो लाइन है, अब अगर इतना माइन्यूटली या तो आप ऑन द स्केल करिए तो आपको कंफर्म मिलेगा, अदरवाइज देखिए ये लाइन जो है ऑलमोस्ट इस पॉइंट से पास हो रही है, जो आपके पास ये पॉइंट बी था इससे पास हो रही है, दिख रही है हमें, पर इसे चेक कर लीजिए एक बार। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट जो आपके पास 12,32 है, आपके पास ये जो बी पॉइंट है 12,32, ये देख लीजिए कि ये 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 124 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। देखिए 60 प्लस 6 टू जा 12, वैसे तो इसी को पुट करके हम लोगों को वैल्यू मिली थी, तो 6 टू जा 12 and 6 3 जा 18, 192/3, that is 180 plus 192/3, that is 273, 372/3, that is 124 सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इसी से पास होगा। तो ये यहाँ पे विजुलाइज भी हो रहा है और पास भी हो रहा है। अब हमारे पास है जो रीजन है, देखिए ये जो रीजन है, ये जो 5x प्लस 6y इज लेस देन 124 जो रीजन है वो इस डॉटेड लाइन के नीचे का पार्ट है, एक्सक्लूडिंग द डॉटेड लाइन भी उसमें कवर नहीं है। और हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो हमारे पास इसका ऊपर का पॉइंट है, इंक्लूडिंग दैट लाइन। ये जो पॉइंट है यहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे ये और ये मीट कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे भी वो पॉइंट चूंकि डॉटेड लाइन का पार्ट है और डॉटेड लाइन रीजन का पार्ट नहीं, इसलिए वो एक्सक्लूडेड होगी। तो इट मींस हियर रीजन दिस एंड फिजिबल रीजन डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम होगी, मिनिमम z इज इक्वल टू 124 एट x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 32/3। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम इसी तरह का है। ए डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। हमारे पास फूड है इस बार फूड 1 एंड फूड 2, तो फूड फर्स्ट एंड फूड सेकेंड। और क्या कहता है कि विटामिन कंटेन मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो यहां पे 8 यूनिट होना चाहिए, यहां पे 10 यूनिट विटामिन सी का होना चाहिए। फूड 1 कंटेन 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए and 1 unit per kg of vitamin C. Food second contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. कॉस्ट दी हुई है हमारे पास, कॉस्ट है ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड ₹70 पर केजी टू परचेज फूड 2। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट टू सच अ मिक्सचर। तो सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस था, तो चलिए करते हैं इसको।
क्वेश्चन सेम था जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, हम लोगों ने ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास देखिए ये इक्वेशन, ये कंस्ट्रेंट थे, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट हो गया। पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें सिंपल है। फिर हमारे पास ये फिजिबल रीजन आ गया, दिस इज एक्स ए बी सी, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाल लिए, सेम हम लोग पैटर्न रख रहे हैं। और जेड ए जेड बी जेड सी निकाल दिया, जेड बी मिनिमम है। अब हम लोगों को रीजन देखना है कौन सा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट वाली टर्म वो ये 50x प्लस 70y है, और जो मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू है 380 वो ये, और मिनिमम को स्मॉलेस्ट को मिनिमम चेक करना है तो लेस देन का साइन, तो ये वाला रीजन देखेंगे। इस रीजन के लिए हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ करी, 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 380, और फिर ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो x अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ गए। तो इससे हमें ये पता चल गया x एक्सिस में और y एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, 38/5 मीन्स ये जो 7/6 है तो 38/5 है, और ये 5.42। देखिए ड्रॉ करने के लिए तो आपको पॉइंट चाहिए, और लिखने के लिए आप 5.42 लिखने की बजाय 38/7 लिखी, तो ये हमने यहाँ पे किया। देखिए ये पॉइंट आ गया 38/7। ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करी तो ये देखा कि ये पॉइंट बी से पास, मतलब लग रहा है हमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसे एक बार वेरीफाई कर लिया। बी के कोऑर्डिनेट 2,4 है, इसे इस इक्वेशन में चेक करके देख लिया तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये पॉइंट बी से पास हो रही है। पर हमारे पास जो रीजन हमारे पास देखना था वो था लेस देन का केस। लेस देन का मतलब डॉटेड लाइन पे जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे। इट मींस आपके पास जो रीजन है, जो आपके पास ये डॉटेड लाइन और ये जो फिजिबल रीजन है, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए आपके पास मिनिमम जेड की वैल्यू, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो गई, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड, पी एंड क्यू। पी है, क्यू है, इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट विटामिन ए है एंड विटामिन बी है। सेम क्वेश्चन है, और कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट, 8 यूनिट तो विटामिन ए का आ जाए और 11 यूनिट विटामिन बी का आ जाए आपके पास। और क्या हो गया, और क्या डेटा की बने, फूड पी कॉस्ट ₹60, इसकी कॉस्ट है ₹60, इसकी कॉस्ट है ₹80। फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी, while food Q contain 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B, determine minimum cost। तो सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सेम था जैसे हम लोगों के पास प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो फॉर्मुलेट तो हम लोगों ने कर दिया था, डेटा आपका कलेक्ट हो गया था, ये फॉर्मुलेशन आ गया आपके पास, दिस इज फॉर्मुलेशन। उसके बाद ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 8/3 को यहाँ पे मार्क करना है, इसलिए 2.66, इसे चेक कर लिया क्या क्या पॉइंट है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, और लिखा हमने 11/5। मार्क हमने किया 2.2 बट लिखा हमने 11/5, 8/3, इसी तरह से चेक कर लिया। हमारे पास ये जो रीजन आ गया, वो रीजन आ गया हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये वाला। ओके हमारे पास तीनों पॉइंट x
और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट आ गए और इन तीनों पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकाल दी। स्मॉलेस्ट वैल्यू, चूंकि अनबाउंडेड है तो स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड इज 160 एट ए एंड बी। ये आगे अब इसे चेक करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम है, उसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उसकी राइट साइड वाली टर्म ले ली 60 और ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ले ली। स्मॉलेस्ट को मिनिमम चेक करना है, लेस देन का साइन। इस रीजन को देखा, इस रीजन, ये रीजन क्या है, अब जरा इस रीजन को देखिए, 6x प्लस 8y मीन्स x अपॉन 8 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो वही लाइन है जो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, यही तो लाइन है। तो इसीलिए जो यहां पे आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है जिससे हमने इस लाइन को शो किया, वो डॉटेड लाइन और ब्लैक लाइन ओवरलैप हो रखी है। पर यहां पे क्या है, ये जो आपके पास है ये शो करता है कि इस डॉटेड लाइन से नीचे का पार्ट है और फिजिबल रीजन इस डॉटेड लाइन के ऊपर और उसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हैं। मींस पॉइंट कोई भी कॉमन नहीं है फिजिबल रीजन में और इस रीजन में। तो डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, मिनिमम z आ गया। z की वैल्यू 2 पॉइंट पे आ गई और किस किस पॉइंट पे, ए और बी। इवन ए और बी लाइन सेगमेंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे हम आपको बता चुके हैं, उस पे भी आपके पास जो z की वैल्यू है मिनिमम होगी। यही हमने यहां पे लिखा कि इनफैक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस गिव सेम मिनिमम कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए फार्मर हैज ए सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए विच कंटेन 10% नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑफ टाइप बी। तो उसके पास दो टाइप के फर्टिलाइजर है, ए एंड बी। यहां पे उसके पास नाइट्रोजन है 10%, ए टाइप ए विच कंटेन 10% ऑफ नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक, ये 6% कंटेन कर रहा है। टाइप बी विच कंटेन 5% ऑफ नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फास्फोरिक, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर सॉइल टेस्ट इट इज फाउंड दैट एटलीस्ट 7 kg ऑफ नाइट्रोजन, इसमें एटलीस्ट 7 kg, एटलीस्ट का केस है, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 7 kg मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड मीन्स 7 kg ही फास्फोरिक एसिड इसकी रिक्वायर्ड है। फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए कॉस्ट रुपीज, इसकी कॉस्ट है ₹5 और इसकी कॉस्ट है ₹8। यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फाइंड हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईच। तो सेम है, हमारे पास मिनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और हमारे पास डेटा है। फाइंड द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ, फिजिबल रीजन तो हम बताएंगे ही। तो लेट ये x यूनिट और ये y kg हम लोग, अब हम लोग LPP फॉर्मुलेट कर लेते हैं और बहुत सिंपल है कि मिनिमम z इज इक्वल टू 5x प्लस 8y और 10% ऑफ x मीन्स x अपॉन 10 प्लस 5% ऑफ y, 5% ऑफ y मीन्स y अपॉन 20, 5% ऑफ y मीन्स 5 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और दूसरा क्या आ जाएगा, 6% ऑफ x मीन्स 6 अपॉन 100 मीन्स 350, 3 अपॉन 50 ऑफ x प्लस 10% ऑफ y मीन्स 1 अपॉन 10 ऑफ y is greater than equal to 7 और विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसे 20 से वैसे तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है, इसे पहले तो कर देते हैं 2x। देखिए हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। 2x 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140 और इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 350। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दी और इसे प्योरली इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लें तो x अपॉन 70 प्लस वाई अपॉन 140 इसे 7 से डिवाइड करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर कभी आप ऐसा कर रहे हैं, कभी देखिए हमें लिखना ये है और ड्रॉ इस रीजन से इस वाली फॉर्म से बहुत इजीली हो जाता है, सिर्फ इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इस बार 7 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 3 अपॉन 350, यही सारी चीजें प्रैक्टिस से हमें पता चलती है। 70y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लोग नॉर्मल कोर्स में ये चीजें स्किप कर देते हैं आप लोग, बट थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके पास, अब हमारे पास ये तो ड्रॉ करने के लिए काम आ जाएगा, ये तो ड्रॉ करने के लिए काम आ जाएगा और ये हम लोगों के लिए लिखने के लिए और पॉइंट्स निकालने के लिए। तो चलिए अब हमारे पास ये LPP फॉर्मुलेट हो चुके हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब आपने यहाँ पे हमारे पास ये तो देखिए एलपीपी आ गई थी, ये आ गई थी हमारे पास एलपीपी, ये ऑब्जेक्टिव, और इस कंस्ट्रेंट को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसे जैसे बताया था दोनों ही फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ तक तो हम लोग आपको बता चुके थे। यहाँ से स्टेप 1 से शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, 350/3 को हमने चेक कर लिया, 116.6 होगा। इसे मार्क करने में आसानी होगी, 2020 के हमने यूनिट ले लिया पर यूनिट, और ये हम लोगों ने रीजन हमारे पास ये वाला आ गया। तो ए बी सी इस रीजन पे पॉइंट्स आ गए, तो इन तीनों पॉइंट को निकाल दिया। ए और बी के तो हमारे पास सिंपल आ जाएंगे, बी के पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। जेड ए जेड बी जेड सी आ गया। अब चूंकि अनबाउंडेड है एक स्टेप बढ़ जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लेफ्ट टर्म ले ली, राइट वाली टर्म ले ली, और हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 570। ये रीजन चेक किया, इस रीजन के लिए हमने ये थोड़ा सा काम यहाँ पे किया। तो 114 और 71.25 देखिए, 114 और 71.25 आपका कहाँ पे लाई करेगा, ये 350/3 तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ए वाला पॉइंट। तो 350/3 का मतलब हो गया, अभी हमने ऊपर देखा था, इसे भी मार्क जब किया था 116, तो 116.6 था ये पॉइंट। ये ए पॉइंट है 116.6 और हमें ड्रॉ करना है 114, तो थोड़ा सा इधर होगा, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से ये 71.25, तो 70 हमारे पास ये पॉइंट था, 70 ये पॉइंट था, ये पॉइंट था 70, दिस पॉइंट, तो 71 ये होगा। बस इसमें यही थोड़ी सी चीजें कैलकुलेशन वाली है कि कौन सी इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें, कौन सी फॉर्म यूज करें, जिससे हमें पता चले। अब हमने जब डॉटेड लाइन ड्रॉ करी तो ये बी के आसपास से मूव कर रही है, हो सकता है बी के, अब चूंकि इतना माइन्यूट है हमने स्केल पे तो बनाया नहीं, हो सकता है बी से ऊपर चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे रह जाए। तो इसे चेक करने के लिए हमने बी पॉइंट को इस इक्वेशन में रखकर देख लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये जो डॉटेड लाइन है बी पॉइंट से पास कर रही है, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, मींस इसके नीचे का पार्ट एक्सक्लूडिंग दिस लाइन, और जो फिजिबल रीजन है वो आपके पास इसका और इसके ऊपर का पार्ट है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे हमें डाउट था, वो भी क्लियर हो गया कि बी पॉइंट के नीचे का पार्ट है ये जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो रीजन है, और बाकी फिजिबल रीजन में तो ऊपर का पॉइंट है, तो मींस कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेविड वांट टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बी। तो उसके पास दो बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करना है, ए और बी पे। एटमोस्ट 12,000 वो इन्वेस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए। अभी तक देखिए जो क्वेश्चन थे हमने यहां लिखना था 2,000 और यहां लिखना था 4,000, और ये हमारे पास जैसे देखिए अभी ट्रेडिशनल क्वेश्चन चल रहे, तो दिस इंटू एक्स, दिस इंटू वाई, लेस देन और ग्रेटर देन। पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 रुपीज इन बॉन्ड ए मींस रुपीज 2,000, तो उसे एटलीस्ट 2,000 तो उसे बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना ही करना है, और एटलीस्ट 4,000 उसे बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करना ही करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ए पे तो 8% है और बी पे 10% है। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट ग्राफिकली फॉर मैक्सिमम इंटरेस्ट। मींस सबसे पहले तो हमें देखना है कितना इन्वेस्टमेंट करेगा वो ए और बी में। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स रुपीज तो वो ए में इन्वेस्ट करेगा और वाई रुपीज वो बी में इन्वेस्ट करेगा। मींस यहां पे जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू, उसके पास एटमोस्ट 12,000 है, 12,000। तो एक आपके पास कंस्ट्रेंट ये आ गया। दूसरा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 उसे बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना है, मींस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000। ये भी एक कंस्ट्रेंट है, इसमें वाई वाली टर्म नहीं है। और 4,000 इन इन्वेस्टमेंट बी मींस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। और उसको क्या करना है, फॉर्मुलेट द एस, सॉल्व इट ग्राफिकली टू मैक्सिमाइज इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज। तो उसका 8% है, हमने एक्स अमाउंट लिया, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट, मैक्सिमम जेड क्या हो जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट एक्स इंटू 8%, वाई इंटू 10%। 8% ऑफ एक्स मीन्स 8/100 एक्स प्लस 10% ऑफ वाई मीन्स 1/10 ऑफ वाई। दिस शुड बी मैक्सिमाइज। तो ये हमारे पास आ गया ये तो, और x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये तो हमारे पास फॉर्मुलेट हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो सिंपल वैसे ही सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 ये हो जाएगा x/12,000 प्लस y/12,000 इज इक्वल टू 1x, और ये तो सिंपल ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2,000
और y is equal to 4000. This is line parallel to x axis at a distance 4000, line parallel to x axis, y axis at a distance 2000. तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन तो सिंपल था. ये आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप 1 में ये लाइन ड्रॉ कर ली, x 2000 y 2000 बता दिया था. बाउंडेड रीजन आ गया, ये वाला रीजन बाउंडेड हो गया. कोऑर्डिनेट निकाल दी, कोऑर्डिनेट सिंपल निकल जाएंगे. ये तो आपके पास इंटरसेक्शन है 2000 और 4000 का डायरेक्ट आ गया. ये इंटरसेक्शन है 4000 का और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8000 का, तो सिंपल 8000 4000 आ जाएगा. सिंपल ओरल कैलकुलेशन से ही आ जाएगा. सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए बी सी आ गया, जेड ए जेड बी जेड सी आ गया. जेड की तो जेड में सब्स्टिट्यूट कर दी तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 तो सेम है. राइट द कंस्ट्रेंट. फिजिबल रीजन हमारे पास ये गिवन है और उसमें कंस्ट्रेंट ड्रॉ करने हैं. तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो 24 और 24 से पास हो रही है, तो फर्स्ट हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो आ जाएगा x अपॉन 24 प्लस वाई अपॉन 24, और आपका नीचे का रीजन है देखिए तो लेस देन 1. और सेकंड क्या है आपके पास, जो सेकंड लाइन है ये 32 और 16 से पास हो रही है, मींस x अपॉन 32 प्लस वाई अपॉन 16 इज लेस देन 1. दैट इज ये तो हो जाएगा x प्लस वाई इज लेस देन 24 और ये हो जाएगा x प्लस 2y इज लेस देन 32. तो ये तो फर्स्ट आ गया. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी, तो देखिए a के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 24,0, ये आ गए. c के कोऑर्डिनेट 0,16 और b के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए. इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का, मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 का और x प्लस 2y इज इक्वल टू 32 का. सॉल्व कर दीजिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 16 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट b के आ जाएंगे हमारे पास 16,8. ओके. अब मैक्सिमम z निकालना है तो z की वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पे गिवन है, तो z ए जेड बी जेड सी निकाल दीजिए. तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू आ गई z ए जेड बी जेड सी और मैक्सिमम z आ गया. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सिंपल था ये. क्वेश्चन नंबर 26 में भी देखिए हमें ग्राफ गिवन है. फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी शोन. ये आपके पास फिजिबल रीजन और पॉइंट कौन कौन से हैं, बाउंडेड रीजन वाले O, ये पॉइंट है ए बी एंड सी. देखिए ओ ए बी सी, पहले थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए. अब देखते हैं क्या है. राइट द कंस्ट्रेंट फॉर द एलपीपी. अब कंस्ट्रेंट कौन सा है, एक लाइन तो आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है. दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली जो लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन कर लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म से, या फिर इसमें और इजी है कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मींस गिवन है आपके पास कि ये 0 0 से, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अगर ये a है और अगर ये लाइन b है, तो जो लाइन a है पासिंग थ्रू 0 0 एंड 6,12 से है. तो हमें पहले तो लाइन ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो OA के लिए क्या है, OA के लिए O है 0 0 और A है 6,12. दैट इज ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 x माइनस 0. दैट इज y इज इक्वल टू 2x. y इज इक्वल टू mx से भी कर सकते थे, m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी भी तरह से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब OB के लिए क्या हो जाएगा, OB के लिए क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि लाइन सी बी इज पैरेलल टू ए, गिवन भी है तो पैरेलल है, तो m इज इक्वल टू जो आपके पास हो जाएगा OB के लिए भी 2, ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, दोनों लाइनों का स्लोप सेम होगा, m2 हो गया. और पासिंग थ्रू, पास किससे हो रही है, पासिंग थ्रू 0,4. ये देखिए 10th का क्वेश्चन है आपका बेसिकली. तो पासिंग थ्रू 0,4, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 दैट इज 4 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो ये आपके पास आ गई y माइनस 2x इज इक्वल टू 4. अब आपके पास दोनों लाइनें आ चुकी है. तो ये तो लाइन A तो है आपके पास y इज इक्वल टू 2x और ये लाइन है आपके पास, दिस इज द लाइन y माइनस 2x इज इक्वल टू 4. अब ये हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. राइट द कंस्ट्रेंट. पहले तो कंस्ट्रेंट ही निकालने, तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे, अब कंस्ट्रेंट हो जाएंगे हमारे पास.
तो ये y इज इक्वल टू 2x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज लेस देन इक्वल टू y। बहुत डिटेल में बता चुके हैं 2x इज लेस देन इक्वल टू y, उसमें कुछ नहीं है। आप ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 2x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट x की जो 2x है वो y से लेस होगा, और यही तो हमारे पास था, वही रीजन तो ढूंढना है। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आ गया कंस्ट्रेंट एक। और दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास आ गया y माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से, और तीसरा अभी हमारे पास एक और है, एक हमारे पास ये BAB है, और BA लाइन क्या है, देखिए BA लाइन, ये जो आपके पास 4 कंस्ट्रेंट है बेसिकली, यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो AB क्या है, AB लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6, दैट इज x इज इक्वल टू, x इज लेस देन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6। एक ये आ गई हमारे पास, और एक ये आ गई, ये तो हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में कवर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट हमारे पास 3 ही है, इसे थोड़ा साफ सा कर देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब क्या कहता है नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट निकालने में ही कौन सी बड़ी बात है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारे पास आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखिए x इज इक्वल टू 6, ये तो लाइन है हमारे पास, और जो लाइन है हमारे पास कौन सी, y माइनस 2x इज इक्वल टू 4, इसी का तो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये b। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से x की वैल्यू 6 रखेंगे, 12 4 16। तो कोऑर्डिनेट b के आ जाएंगे हमारे पास, b के कोऑर्डिनेट होंगे x6, 16। दिस इज, और उसके बाद क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास जो OABC आया उस पे z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स हमें सारे मिल ही चुके थे, कुछ हमें मिल गए थे और कुछ हमने निकाल दिया, बी पॉइंट निकाल दिया था। तो ZA ZB ZC निकाला, मिनिमम z माइनस 46 एट बी मीन्स जो अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 6, 16। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन भी है, क्या कहता है कि ऑयल कंपनी हैज 2 डिपो A एंड B विद कैपेसिटी। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2 डिपो है उसके पास A और B, अभी तक जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा डिफरेंट है, और कैपेसिटी उसकी 7000 लीटर की है, डिपो A और डिपो B की, यानी कि यहाँ पे तो जो कैपेसिटी है वो है 7000 लीटर की, और B की कैपेसिटी है 4000 लीटर की। और द कंपनी सप्लाई, ये ट्रांसपोर्टेशन का केस है, द कंपनी टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप DE एंड F। तो मींस A जो है D को भी सप्लाई कर सकता है, E को भी, और F को भी। B D को भी कर सकता है, E को भी कर सकता है, F को भी कर सकता है। तो इन डिपो से DEF को सप्लाई होना है। अब डिपो A से भी हो सकता है, डिपो B से भी हो सकता है। आप कहेंगे सर किसी का भी किसी से कर दीजिए, नहीं, क्या है यहां से, अब क्लियर हो जाएगा। तो D की रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर, E की रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर, और इसकी रिक्वायरमेंट है 3500 लीटर। किसकी, पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट ये है, और इसकी कैपेसिटी है 7000 एंड 4000, और ये जो दिया है ये 763342, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द डिपो इन किलोमीटर है। ए डिपो अगर D पेट्रोल पंप में जाता है तो 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपो एंड द पेट्रोल पंप इज गिवन इन द टेबल, ये टेबल में गिवन है। और एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹1 पर लीटर, मींस अब हम इस तरह से मान लें कि डिपो A अगर डिपो D को सप्लाई करता है तो 1 रुपीज पर लीटर है, मींस उसके पास पर लीटर जो है 7 रुपीज का खर्चा आएगा। इसी तरह से डिपो A अगर डिपो E को सप्लाई करता है तो उसके पास 6 रुपीज पर लीटर का खर्चा आएगा। डिपो A डिपो F को सप्लाई करता है तो उसे 3 रुपीज पर लीटर का खर्चा आएगा। इसे जरा समझिएगा, एक बार बोलिएगा। डिपो B अगर डिपो D को सप्लाई करता है तो 3 रुपीज पर लीटर का। आपने देखा होगा कि सिटी वाइज जो है पेट्रोल के रेट भी वेरी करते हैं, हालांकि बहुत माइनर होते हैं तो इसलिए कभी नोटिस नहीं करते, पर आप कभी देखिएगा। इसी तरह से डिपो B अगर डिपो E को सप्लाई करता है तो 4 रुपीज पर लीटर, और डिपो B डिपो F को सप्लाई करता है तो 2 रुपीज पर लीटर का खर्चा आता है। तो हमें ये देखना है कि ये हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट है, ये कैपेसिटी है। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, आप ये पकड़ लीजिए यहां से मिनिमम वाला, B जो है B डिपो जो है D की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, 3 रुपीज पर लीटर का सबसे कम खर्चा है, तो इसको 4500 की इसकी रिक्वायरमेंट है, 4000 तो वो डिपो B से ले लेगा और 500 वो यहां से ले लेगा। चलिए ठीक है, अब 4000 मींस डिपो B का तो स्टॉक खत्म,
अब तो जो बाकी के दोनों है वो डिपो ए ही सप्लाई करेगा ई और एफ को। अब डिपो ई और एफ को सप्लाई करेगा, मींस 6000, इसके जो 3000 चाहिए वो भी और 3500 चाहिए वो भी, तो हो सकता है कॉस्टिंग बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, मतलब अपने अपने क्वेश्चन बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि डिपो ए जो है पेट्रोल पंप डी को x लीटर सप्लाई करेगा। तो अगर ये डी को x लीटर सप्लाई करता है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसको कितना सप्लाई करेगा? टोटल रिक्वायरमेंट है 4500, मींस 4500 माइनस x। डिपो ए ई को सप्लाई करेगा y लीटर, तो अगर इसको y लीटर सप्लाई करेगा तो B को कितना बचा? B को कितना सप्लाई करेगा? B को उसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है E की वो है 3000, तो A ने तो सप्लाई कर दिया y लीटर, तो B से कितना सप्लाई होगा? 3000 माइनस y। ओके, अब देखिए डिपो A ने x प्लस y लीटर तो सप्लाई कर दिया, उसके पास टोटल कैपेसिटी थी 7000 की, तो F को कितना सप्लाई करेगा? 7000 माइनस x प्लस y। जरा ध्यान से देखिएगा, और चूंकि डिपो ए F को इतना सप्लाई कर चुका है और F की रिक्वायरमेंट है 3500, तो जो बची हुई जो तो डिपो B कितना सप्लाई करेगा? डिपो B उसको बची हुई रिक्वायरमेंट सप्लाई करेगा। भाई उसने, इसे फिर से एक बार देख लीजिए, डिपो ए ने F को इतने लीटर सप्लाई कर दिया और F की टोटल रिक्वायरमेंट है 3500, तो डिपो बी कितना करेगा? 3500 माइनस दिस क्वांटिटी। जैसे यहां पे देखिए 3000 माइनस वाई, यहां वाई ने कर दिया तो बचा हुआ 3000 वाई बी ने किया, एक्स ए ने एक्स सप्लाई करा, बचा हुआ 4500 माइनस एक्स बी ने सप्लाई किया। इसी तरह से यहां पे जरा ये ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 3500 माइनस ऑफ 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। बस इसमें ये एक पॉइंट है जो ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं, उसी कॉस्ट को हमें व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ही हमें करवानी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी एक बार वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, x लीटर सप्लाई करेगा और 7 किलोमीटर है, पर लीटर 1 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, तो x लीटर सप्लाई करने में 7 किलोमीटर को 7x कॉस्ट आएगी। इसी तरह से 4500 माइनस x लीटर सप्लाई करेगा, 3 किलोमीटर है, पर लीटर 1 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, तो 3 इंटू 4500 माइनस x। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6y प्लस 3000, 6 इंटू वाई प्लस 4 इंटू ये 4 इंटू 3000 माइनस वाई प्लस 3 इंटू दिस और 2 इंटू ये वाली टर्म, तो 3 इंटू 7000 माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 2 इंटू 3500 माइनस, सबसे लास्ट वाली टर्म थोड़ा सा परेशान करेगी, हमेशा कंफ्यूज करेगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि आप बार बार सोचेंगे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसी को मिनिमाइज करना है आपको, तो मिनिमम z इज इक्वल टू, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट क्या है कि हमने जो ये डिपो था, ये डिपो ए था, इस डिपो ए ने इस डी को सप्लाई किया x लीटर, और जो बचा हुआ बी है, जो बचा हुआ है मींस 4500 माइनस x वो सप्लाई किया बी ने, तो बचेगा तो तभी जब ये x इस 4500 से लेस होगा, मींस कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4500। इसी तरह से y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3000, और इन दोनों का सम उसका माइनस 7000, तो ये जो है वो लेस देन होना चाहिए 3500, मींस आपके पास थर्ड कंस्ट्रेंट है 7000 माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 3500, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो रहेगी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो स्टेप 1 में x अपॉन 3500 प्लस y अपॉन 3500 इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 4500, y इज इक्वल टू 3000, इसे ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए था तो सिंपल, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। हम लोगों ने ये, हमारे पास लाइन आ गई, दिस इज द लाइन x, ये वाली लाइन तो हो गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। ये वाली लाइन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 3000, ये वाली, और एक लाइन हमारे पास आ गई, लाइन आ गई हमारे पास दिस वन। तो इनके पॉइंट आ गए, तो हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया ए बी सी डी, और ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट सिंपल निकल जाएंगे, सिंपल लाइन से हैं, ये कोऑर्डिनेट आ गए और इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास 50,000, 53,000, 56,000 एंड 44,000। मिनिमम करना है तो ये हमारे पास मिनिमम z की वैल्यू आ गई व्हेन x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 3000। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।